Hello guys, hello. अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही सर, आ रही सर। अगर कोई रिकॉर्डिंग कर सकता है, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा जब मैं स्टार्ट करूंगा। अभी हम ज्वाइन करने देते हैं लोगों को, तो आप जो है वो अगर कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग कुछ कर सकता है इस तरह का, तो आप लोग कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, ताकि जो इसमें नहीं है ट्यूटोरियल में, वो जो है वो उनको जो है वो आपके पास हम जो है प्रोवाइड कर सकेंगे। भाई ये रिकॉर्डिंग है, आप लोग देख लें। नोट्स तो जाहिर सी बात है मैं दे देता हूँ, लेकिन उनको ये कहानी भी जो है वो पता लग जाए कि भाई क्या है। तो लास्ट अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली वो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, और फिर हम जो है चेंज ऑफ बेसिस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर और चेंज ऑफ बेसिस में हम जो है वो देखेंगे कुछ चीज़ें। क्या हो गया दोबारा ये? यस, अगर कोई कोई कर रहा है रिकॉर्डिंग, स्टार्ट करना चाह रहा है कोई रिकॉर्डिंग? किसी को पता है कैसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? कोई अपने लैपटॉप का अगर किसी के पास टूल होता है जो बिल्ट इन जो होता है रिकॉर्डर के थ्रू भी हो सकती है, किसी ने मुझे बताया था। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन डेफिनेशन इज, हम यहाँ पे डेफिनेशन देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर की। कोऑर्डिनेट वेक्टर। सो सपोज यहाँ पे पूरी डेफिनेशन जो है वो इस तरह से कि वेक्टर स्पेस हमारे पास वी है कोई ओवर द फील्ड। अब नोटेशन वगैरह आपको सब पता लग गई होंगी, ठीक है। और मेरे पास इसकी बेसिस हैं। ये बीटा मेरे पास एक सेट है विच इज v1 v2 v3 up to vn are the bases of v। ठीक है, ये बेसिस है मेरे पास। सो आपको हमें पता है कि बेसिस है, इसका मतलब है कि वेक्टर कोई भी अगर मैं लूँ यहाँ से, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकेगा। मतलब कि ये पूरे इस वेक्टर स्पेस को स्पैन करेगा ना। मतलब v1 प्लस v2, सॉरी ये मिस्टेक करता हूँ। हमें ये बात पता है कि अल्फा वन v1 प्लस अल्फा टू v2 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा n vn इज इक्वल्स टू v when v is any vector इन दिस वेक्टर स्पेस। ओके, अगर ये बेसिस है तो आपके पास हर वेक्टर जो है वो इसके स्पैन में होगा पूरा। मतलब वेक्टर स्पेस आपके पास जो है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लेकर जा सकेगा हर एक एलिमेंट, राइट। तो आपके पास ये जो वेक्टर मेरे पास v है, कोई स्पेसिफिक वेक्टर ले लूँ मैं v, और इसकी नोटेशन इस तरह से हम रख रहे हैं कि यहाँ पे मैं बीटा लिख रहा हूँ दिस सेट। तो जो इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ना, कोऑर्डिनेट वेक्टर जो बनेगा वो बनेगा इस तरह से अल्फा वन अल्फा टू डॉट 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 अल्फा एन। मतलब ये जो स्केलर्स मेरे पास होते हैं, ये जो मैं स्केलर्स आपके पास एक टपल में रखूंगा, तो वो मेरे पास जो होता है बेसिकली कोऑर्डिनेट वेक्टर होता है किसी भी एक वेक्टर का। ठीक है, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम चेंज ऑफ बेसिस की कुछ एग्जांपल्स डेफिनेशन के थ्रू आप इसकी कुछ एक्सरसाइज करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल द इजीएस्ट एग्जांपल इज कि वेक्टर स्पेस मेरे पास v जो है वो आर एन मैंने यहाँ पे लिया है। ओके, और आर एन की बेसिस मैंने यहाँ पे ली है e1 e2 अप टू en। ठीक है, ये स्टैंडर्ड बेसिस होती हैं। e1 आपके पास इस तरह से होती है कि 1 0 0 0 0 0, e2 इज 0 1 0 0 0 0। ओके, इस तरह से आपके पास जो है वो en जो होगी वो हो जाएगी 0 0 0 0 एंड लास्ट में 1। तो ये स्टैंडर्ड बेसिस है। अब लेट्स से मैं अगर कोई एक वेक्टर लेता हूँ, ठीक है, वेक्टर अगर मैंने यहाँ से इस आर एन से मैंने कोई एक वेक्टर लिया, लेट्स से v बिलोंग्स टू आर एन। तो v
विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या बनेगा हमारे पास, ये जो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, राइट, इस वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन मेरे पास अगर है इस तरह से अल्फा 1 E1, कोई स्पेसिफिक वेक्टर मैंने यहाँ पे चूज किया अल्फा 2 E2 प्लस डॉट 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 अल्फा n En, तो दिस विल बी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, इस तरह से, ठीक है। अब फॉर स्पेसिफिक केस अगर आप इसको ले लें वेक्टर स्पेस को, ये जनरल एग्जांपल थी। अब वेक्टर स्पेस को अगर मैं यहाँ पे R2 रख लूँ और बेसिस R2 की मेरे पास स्टैंडर्ड क्या होती है E1 एंड E2 which is 1 0 and E2 is 0 1। so अब आपके पास कोई एक वेक्टर R2 का यहाँ पे लिया जाए, let's say V is vector defined like this 2 minus 1, right? तो with respect to these bases इसका लीनियर कॉम्बिनेशन आपके पास क्या बन जाएगा 2 1 is equals to 2 times 1 0, this is minus 1 and minus 1 times 0 1। तो स्केलर्स यहाँ पे क्या है आपके पास, दिस इज स्केलर 2, दिस इज स्केलर माइनस 1। तो v स्टैंडर्ड बेसिस के हिसाब से कोऑर्डिनेट वेक्टर आपके पास क्या आ रहा है 2 एंड माइनस 1, यही आपके पास आ रहा है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बेसिस हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बेसिस भी स्टैंडर्ड बेसिस हो, कुछ वियर्ड बेसिस भी हो सकती हैं डिफरेंट। एक और एग्जांपल देखेंगे, ताकि ये आपके पास एक जनरल एग्जांपल हमने देखी, ये जनरल डेफिनेशन है, उससे हमने एक एग्जांपल देखी, उसका एक स्पेसिफिक केस डिस्कस किया। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है जो कि वेक्टर स्पेस डिफरेंट है यहाँ पे। तो एग्जांपल, लेट्स से V इज द वेक्टर स्पेस P2 और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं B हमारे पास जो है वो बेसिस सेट है इसका है 1x(x²). अगर ये बेसिस है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स भी होंगे, जो बेसिस की डेफिनेशन थी। दूसरा आपके पास ये स्पैन भी करेंगे, आपके पास स्पैन ऑफ बीटा इज होल P2, राइट। तो हमने लेट्स से यहाँ से एक वेक्टर लिया, फॉर एग्जांपल मैं स्पेसिफिक यहाँ पे एक वेक्टर ले रहा हूँ विच इज 3 + 2x वेक्टर V इज एंड प्लस x² एंड दिस बिलोंग्स टू P2, राइट। कौन है भाई ये आप डबल गूगल मीट ना खोलें अपने सिस्टम्स पे या अपने फ़ोन पे भी, अपने सिस्टम पे भी। इससे ये होगा कि वॉइस जो है वो इको करती है फिर। तो ये जिसके पास से भी हुआ है प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें, नहीं तो वॉइस इको होगी और ये सिस्टम में जो है एक डिफ़ॉल्ट ये फॉल्ट होता है कि ये ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ये। अब देखें, अब इस वेक्टर का मुझे जो कोऑर्डिनेट वेक्टर लिखना है रिस्पेक्टिव अकॉर्डिंग टू दीज बेसिस, राइट। मैं क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि V इज इक्वल्स टू अल्फा 1 टाइम्स 1 प्लस अल्फा 2 टाइम्स x प्लस अल्फा 3 टाइम्स x²। V मेरे पास क्या वेक्टर है 3 + 2x प्लस x² इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे स्केलर्स क्या आने चाहिए मेरे पास इस तरह से, किन स्केलर्स के लिए मैं ये इन तीनों का जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा कि अगर मैं अल्फा 1 को ले लूँ यहाँ से, लेट्स से 3, अल्फा 2 मेरे पास अगर हो जाए 2 और अल्फा 3 क्या हो जाए हमारे पास 1, सॉरी 2 नहीं 1 ही होगा, राइट, x²। सो V दिस वेक्टर with respect to these bases beta equals to कोऑर्डिनेट वेक्टर बन जाएगा 3 2 1। ओके, ये बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल थी, क्योंकि अभी तक हमने जो कोऑर्डिनेट वेक्टर निकाला है कॉरस्पॉन्डिंग वो निकाला है स्टैंडर्ड बेसिस के अंदर। तो स्टैंडर्ड बेसिस में जो है वो काम करना बहुत जो है वो ईजी हो जाता है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट बेसिस जो है वो यहाँ पे लेंगे, राइट। उसके लिए फिर स्केलर्स जो है फाइंड आउट करना जो है वो फिर इतना इजी नहीं होगा, तो उसकी कुछ हम जो है वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। लेट्स से अब आपके पास एक वेक्टर स्पेस है R4, वी हैव अ एग्जांपल वेक्टर स्पेस V इज R4 और यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो C सेट है जिसमें आपके पास वेक्टर्स हैं 0 2 0 1 एंड सेकेंड वन इज 0 -1 1 एंड 2। मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? यस सर, आ रही है सर। 3 -2 1 एंड 0। अब मुझे यहाँ पे इसका एक वेक्टर है, लेट्स से कोई एक वेक्टर हम यहाँ पे जो है वो
इसका ले लेते हैं लेट्स से दिस R4 का कोई वेक्टर पता है मेरे पास V बिलोंग्स टू R4 डिफाइंड लाइक दिस कि हम V को जो है वो ले लेते हैं 2 1 2 3 4 करते हैं इसको ओके तो मुझे इस वेक्टर की जो है वो मतलब कि मुझे ये फाइंड आउट करना है V विद दिस सेट नहीं ये तो बेसिस ही नहीं है इसकी लेकिन मैं इसकी कोऑर्डिनेट वेक्टर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिख सकता हूँ ठीक है दिस इज व्हाट तो आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे इसका कैसे बना सकते हैं कि वेक्टर 1 2 3 4 अल्फा 1 टाइम्स द वेक्टर 0 2 0 1 प्लस अल्फा 2 टाइम्स 0 minus 1 1 and 2 प्लस अल्फा 3 टाइम्स 3 minus 2 1 and 0 अगर यहाँ पे आपके पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जो है वो एग्जिस्ट करते हैं ऐसे कि ये वेक्टर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके तो फिर आप बोलेंगे कि भाई लेट्स से यहाँ से अब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की तरफ लेके जाएगा आपको ये लीनियर सिस्टम आपके पास बनेगा यहाँ पर और लीनियर सिस्टम से फिर आप जो है वो इसके जो स्केलर्स मिलेंगे तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 इस जाहिर सी बात है इस सिस्टम से सॉल्व करके आपको जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 मिलेंगे तो वो इस वेक्टर के इसका जो है कोऑर्डिनेट वेक्टर है मतलब कि ये इस वेक्टर की कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन है जो कि आपके पास R4 का एक वेक्टर होगा नजर आ रहा है आपके पास यहाँ पे 4 एलिमेंट्स होंगे R4 का एक वेक्टर होगा मतलब कि उसी जो है वो वेक्टर स्पेस में करेगा अब यहाँ पे हम जो है वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे चेंज ऑफ बेसिस का उसमें इस वेक्टर कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन की जो एक बड़ी लॉजिक है उसके थ्रू ही आप जो है वो चेंज ऑफ बेसिस का मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हो कि मतलब कि एक बेसिस से दूसरी बेसिस में आपको चेंज करना है तो वो मैट्रिक्स क्या बनेगा तो उसके लिए आपको ये कंप्यूटेशन आनी चाहिए तो कुछ एग्जांपल्स अच्छा इसकी और यहाँ पे कुछ जो है वो चीजें हम देख सकते हैं मींस के आप यहाँ पे जो है वो चेक कर सकते हो वेदर द सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट इस चेंज ऑफ बेसिस इसके थ्रू कोऑर्डिनेट वेक्टर के थ्रू कैसे तो यहाँ जो हम चीज देख रहे हैं एक इसका एडवांटेज ये है दिस इज द एडवांटेज ठीक है एडवांटेज आपके पास क्या है कि चेकिंग लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट checking linearly independent and dependent via coordinate vectors कैसे करेंगे भाई यहाँ पे जो है वो कुछ पहले मैं यहाँ पे नोट्स जो है वो लिख दूँ और मेरे साथ ट्यूटोरियल जो है थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा मेरे ख्याल से लंबा जाएगा मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि अभी तो मैंने एक ही पेज लिख पाया है जो 2 पेज मेरे पास है मेरे पास पूरी कभी बंडल है एग्जांपल्स का जो मुझे करवाने की खैर जितनी कोशिश होगी मैं करवा सकूँगा तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है शो दैट द फॉलोइंग सेट्स C are linearly independent in the indicated vector space V. So the first part is V is equals to R4 and set C is वही जो हमने ऊपर सेट लिखा था उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर दूँ जस्ट डायरेक्टली तो ज़्यादा बेहतर है ये कॉपी कैसे होता है इसको देखना पड़ेगा लेफ्ट रीजन ये है शायद नहीं यार मैं लिखता हूँ ज़्यादा अच्छा इज्जत से बेइज्जती हो रही है 0 2 0 1 and 0 minus 1 1 2 and 3 minus 2 1 0 right so this is the first one the second one is vector space is P3 और इसका सेट जो है मेरे पास C इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो दिया हुआ है वेक्टर स्पेस के which is 2x plus x cube
minus x plus x square plus 2x cube and 3 minus 2x plus x square. Number 3 vector space is M2 over M2R. Set C is 0, 2, 0, 1 and 0, minus 1, 1, 2 and 3 minus 2, 1, 0. तो मीन्स कि यहाँ पे जो मैं एग्जांपल्स देख रहा हूँ, अभी जो मैंने ऊपर चीज़ आपको बताई है, ये आपके पास कोऑर्डिनेट जो है वो वेक्टर्स, इसके थ्रू मैं यहाँ पे शो करूंगा कि ये आपके पास वेदर दीज आपके पास जो सेट आपके पास दिए हुए वेक्टर्स दिस वन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट, दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट, और दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट, राइट? वही जो चीज़ अभी हमने ऊपर देखी है। तो इसका एक एडवांटेज है जिसकी मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको कंप्यूट करवा रहा हूँ। सो अभी आपने अपने लीनियरली इंडिपेंडेंट, अब हम जो है यहाँ पे देखते हैं कि ये सेट आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। पहली वाली एग्जांपल, ये पहली एग्जांपल तो सॉल्व करना बहुत सिंपल है ना, आपके पास, आपको पता है इसकी तो डेफिनेशन लीनियर इंडिपेंडेंट का, ये R4 में है, ठीक है। R4 के वेक्टर से तो आप क्या करते थे, लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वेट करते थे, जीरो वेक्टर से वहां पे चेक करते थे कि भाई ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होंगे या नहीं होंगे, ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, ये वेक्टर्स को जो है वो इनकी कोरस्पॉन्डिंग, ये सेकंड वाले में वेक्टर्स को मैं उसकी कोरस्पॉन्डिंग क्या लेकर आ रहा हूँ, मैं ये वाली एग्जांपल कर रहा हूँ 2, ये मेरे पास कुछ वेक्टर्स हैं, इसकी मैं कोऑर्डिनेट जो है वो रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा, इसकी मैं कोऑर्डिनेट वेक्टर बनाऊंगा इस वाले वेक्टर का, और इस वाले का मैं कोऑर्डिनेट वेक्टर बनाऊंगा। तो ये तीन मेरे पास डिफरेंट वेक्टर्स हैं, इन तीनों डिफरेंट वेक्टर्स के डिफरेंट कोऑर्डिनेट वेक्टर्स यहाँ पे हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि P3 की स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है, मुझे ये देखना है कि वेक्टर स्पेस अगर मेरे पास P3 है, आर क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, दिस इज P3, तो इसकी स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है, 1x, x स्क्वायर एंड x क्यूब। अब आप लोगों को बेहतर आइडिया होगा व्हाट आर द बेसिस एलिमेंट्स होते क्या, ये बेसिस आपके पास इसकी हैं। अब अगर इस एलिमेंट को अगर मैं लूँ, इस वेक्टर को 2x प्लस एक्स क्यूब, और इसको अकॉर्डिंगली मैं इसके कोऑर्डिनेट वेक्टर लिखूं इन बेसिस के साथ, तो मैं क्या लिखूंगा कि इसमें देखिए कांस्टेंट टर्म नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, राइट। सेम आपके पास x वाले टर्म है तो दिस विल बी 2, दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 1। तो x स्क्वायर वाले टर्म जिसके अंदर मिसिंग है तो उसकी टर्म भी 0 आएगा, 0 एंड 1। ओके, कैसे कि आप लीनियर कॉम्बिनेशन देखोगे ना, 2x प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा 1 टाइम्स वेक्टर 1 दिस वाला वेक्टर एंड अल्फा 2 टाइम्स ये वाला वेक्टर x प्लस अल्फा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा 4 टाइम्स एक्स क्यूब। तो यहाँ हमारे पास जो कोऑर्डिनेट वेक्टर की डेफिनेशन थी वो क्या थी, वो स्केलर्स होते थे आपके पास, राइट, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड अल्फा 4। तो ये वाला वेक्टर आपके पास कैसे लिखा जाएगा, जब अल्फा 1 मेरे पास क्या हो जाए, 0 हो जाए, राइट। यहाँ पे अल्फा 1 आता था, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, ठीक है। ये बात सबके समझ में आ गई कि इस वेक्टर की मैंने कैसे जो है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखी स्टैंडर्ड बेसिस में, ओके। किसी को अगर ये पॉइंट समझ में ना आया हो तो अभी पूछ लें, क्योंकि हम फिर आगे और ज्यादा जो चीजें मिक्सअप करने वाले हैं। सर वापस बता देंगे एक दफा? अच्छा, मैं वापस बता देता हूँ। इस वेक्टर को इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है तो स्केलर्स क्या होंगे, हम ये देख रहे हैं। ये इक्वेशन आपके पास है, राइट। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि आपके पास कांस्टेंट टर्म 0 है ना ऑब्वियसली यहाँ पर, और एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी यहाँ पे आपके पास क्या होगी, 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर, इस तरह से है। तो ये दोनों साइड आपके पास इक्वल कब होंगी, जब अल्फा 1 मेरे पास क्या हो जाए 0, अल्फा 2 मेरे पास क्या हो जाए 2, और अल्फा 3 मेरे पास क्या हो जाए 0, और अल्फा 4 क्या हो जाए भाई 1। डेफिनेशन देखें ऊपर, आप लोग डेफिनेशन पे फोकस ही नहीं करते हैं, लगता है कि कोई फजूल बात है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आपके पास जो क्या थी इसकी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेक्टर, और ये आपके पास जो यहाँ पे स्केलर्स आ रहे हैं ये आपके पास कोऑर्डिनेट वेक्टर में आते हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर। दिस इज ड्यू टू द वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते। आइसोमॉर्फिज्म मुझे नहीं पता सर उसकी उस जो है वो स्पेसिफिक टॉपिक की डिटेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन क्योंकि मेरे पास ये P3 जो होता है ना, नहीं उठाना, ये आइसोमॉर्फिक होता है नहीं उठाना, R4 के, तार निकाल दे।
ठीक है, तो इसका हर एक वेक्टर इस पे जो है वो मैप होता है थ्रू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो मुझे नहीं पता कि उस डिटेल में जो है वो सर जाएंगे नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो खैर मैं जो है वो फिर उसके बाद अपने को ये चीज़ें जो है वो और ज़्यादा डिटेल में बता सकता हूँ। ये आपकी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई किस तरह से वेक्टर इसमें आया कोऑर्डिनेट। सर ये 0201 कहाँ से आए हैं? बेटा ये स्केलर्स है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन का पता नहीं है आपको? किसके साथ सर? ये किसके साथ बना के आए हैं? बेटा लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया ना इस वेक्टर का। किसके साथ सर? इनके साथ यार, ये स्टैंडर्ड बेसिस के साथ बच्चे। ये जो यहाँ पे ये बीटा लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है कि इनके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन है, इस वेक्टर का क्या बनेगा, वो कौन से स्केलर्स होंगे यार? नहीं समझ में आ रहा है ये? नहीं सर। फेल हो जाओ बेटा, फिर एक काम करो सीधा फेल हो जाओ। नहीं समझ में आ रहा तो मुझे जो है वो परेशान नहीं करो, ये मेरा काम ये समझाना। इधर देख लो, अगर जिनके समझ में आ गया, अगर एक के भी समझ में आ रहा तो मेरे लिए वो काफी है बस। अभी दूसरे वेक्टर को देखो, दूसरे वेक्टर को देखें, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर मेरे पास क्या बनेगा? दैट मींस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर विद दीज स्टैंडर्ड बेसिस। तो लीनियर कॉम्बिनेशन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा 1 टाइम्स द फर्स्ट वेक्टर 1 प्लस अल्फा 2 टाइम्स द सेकंड वेक्टर x प्लस अल्फा 3 टाइम्स द थर्ड वेक्टर x स्क्वायर प्लस अल्फा 4 टाइम्स द फोर्थ वेक्टर x क्यूब। जी अब मुझे बताएं कि फर्स्ट आपके पास यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा? 0 0, वेरी गुड। और सेकंड क्या होगा? -1 -1। फिर क्या होगा? 1 1। फिर क्या होगा भाई? 2 2 सर। इसका मतलब लोगों के समझ में आ रहा है, मैं सही पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल। इसका मतलब ये है, जिसके नहीं आ रहा वो फिर देखे खुद से कि वो किस पानी में किस ग्राउंड में खड़ा हुआ है वो। नाउ द लास्ट वेक्टर 3 - 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 3 - x प्लस एक्स स्क्वायर। आई थिंक दिस इज द लास्ट वेक्टर। एक मतलब फिर देख लूँ मैं। हाँ, तो इसका आपके पास कोऑर्डिनेट वेक्टर जो बनेगा यहाँ पे 3 - 2 1 एंड 0। तो ये तीन वेक्टर्स मेरे पास यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ, दिस इज 3 - 1 एंड 1 एंड 0 था क्या? वैसे 3 - 2x प्लस एक्स था ना, मैंने गलत लिखा यहाँ पर। दिस इज -2, 3 - 2 एंड 0, 1 एंड 0। मैं खुद 1 0 या। तो दिस इज द। अब देखें कि क्या है, इन वेक्टर्स को मैं लीनियरली इंडिपेंडेंट कब बोलूंगा? ये वाले वेक्टर्स। आर्गुमेंट यहाँ पे क्या है, हमने जो चीज देखनी थी वो क्या थी कि कोऑर्डिनेट वेक्टर्स के थ्रू मैं जो है वो किसी डिफरेंट वेक्टर स्पेस के स्पेसिफिक, अगर मैं यहाँ पे क्या बना लूँ, कोऑर्डिनेट वेक्टर्स बना लूँ। तो लेट्स से दिस वेक्टर इज v1, दिस वेक्टर इज v2 एंड दिस वेक्टर इज v3। इफ v1 v2 v3 are linearly independent, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये वाले वाइट कोऑर्डिनेट वेक्टर्स जो मैंने बनाए, देखिए ये तीनों अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, देन दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। जी ये बात समझ में आई आप लोगों की? देन सेट सी में आपके पास जो एलिमेंट्स है कौन कौन से? 2x प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब एंड 3 - 2x प्लस एक्स स्क्वायर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक हो गया? अगर हम इन तीनों को शो कर देते हैं, इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना कोई बड़ी बात नहीं है। इनके लिए इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ, R4 वाली, R3 वाली, R2 वाली एग्जांपल बहुत इजी होती है एज कम्पेयर टू अगर आप ये वाली बातें करो कि इसको अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना, तो ये बहुत जो है वो लंबा काम आपको लग रहा होता है कि रॉन्स्कियन बनाओ, ये करो, वहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन होती है। सेम इनको भी मैं इसी तरह से जो वो कर सकता हूँ, इनकी कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन लेता हूँ मैं इनकी स्टैंडर्ड बेसिस में। अब जरा क्वेश्चन 3 के लिए देख लीजिएगा किस तरह से होगा।
मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट जरा कर लूँ इसको। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है मेरे पास। अब इस वेक्टर स्पेस की स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ E11 E12। अभी E11 E12 E21 ये क्या बला है, इनको मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। अब तो आप लोगों को शायद पता हो कि E11 आपके पास ये वाला मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0। E12 आपके पास ये वाला मैट्रिक्स होता है 0 1 0 0। E21 आपके पास ये मैट्रिक्स होता है 0 0 1 0। E22 आपके पास ये वाला मैट्रिक्स होता है 0 0 0 1। These are the standard bases। ये आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ M2 R। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक वेक्टर यहां से पिक करूंगा और इन बेसिस के थ्रू मैं उसको क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्म करूंगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कैसे करूंगा, कोऑर्डिनेट वेक्टर लिखूंगा उस वेक्टर का। अब जरा मुझे बताएं कि अगर मैं ये वाला वेक्टर लूं 0 2 0 1 और इसको मैं ट्रांसफॉर्म करूं इससे E11 के थ्रू, मतलब कि इस बीटा सेट के थ्रू अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूं स्टैंडर्ड बेसिस के थ्रू, बी क्या मेरे पास है, दिस इज ट्रांसफॉर्म विद, तो क्या आपके पास बनेगा कोऑर्डिनेट वेक्टर? क्या स्केलर्स होंगे कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ये वाला वेक्टर बने? जी ये बता सकता है? देखें सिंपल, आपके पास ये मैट्रिक्स आपको लिखना है इस तरह से 0 2 0 1 is equals to alpha 1 times E11 which is 1 0 0 0 plus alpha 2 times 0 1 0 0 plus alpha 3 times 0 0 1 0 and plus alpha 4 times 0 0 0 1। तो अगर यहाँ पे मैं alpha 1 को 0 लूँ, alpha 2 को 2 ले लें यहाँ पर, alpha 3 को हम यहाँ पे 0 रखें और alpha 4 को हम यहाँ पे 1 रखें। ठीक है, तो यहाँ alpha 1 alpha 2 alpha 3 alpha 4 क्या आएंगे, 0 2 0 एंड 1। ओके, ये बात समझ में आई कि इस वेक्टर को कैसे कोऑर्डिनेट वेक्टर में ट्रांसफॉर्म किया है। ये चीज याद रखनी है बाय डेफिनेशन, ये डेफिनेशन यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम कुछ और नहीं कर रहे। ये डेफिनेशन थी हमारे पास कोऑर्डिनेट वेक्टर की कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 आपके पास जो है वो कोऑर्डिनेट वेक्टर होता है। ये देखें यहाँ पर, दिस इज द डेफिनेशन, इसको ध्यान में रखा करें। डेफिनेशन क्या है कि लीनियर कॉम्बिनेशन उस वेक्टर का जिस वेक्टर की कोऑर्डिनेट वेक्टर आप लिखने जा रहे हो विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस सेट, जो भी बेसिस आपके पास है। अभी तो हम स्टैंडर्ड बेसिस यूज कर रहे हैं, आगे आके आपके पास बेसिस चेंज भी होंगी, तो जो उसके स्केलर्स होते हैं वो आपके पास कोऑर्डिनेट वेक्टर बनता है। ओके, अब सेकंड आपके पास जो वेक्टर है, सेकंड वेक्टर आपके पास क्या है कि सेकंड वेक्टर हमारे पास जो है यहाँ पर दिस विल बी, आप अगर देखें सेकंड वेक्टर इज 0 -1 1 एंड 2। तो सेकंड वेक्टर इज 0 -1 1 एंड 2। जी कोई बता सकता है अकॉर्डिंग टू दीज बेसिस इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या बनेगा? दीज स्टैंडर्ड बेसिस के हिसाब से 0 0 -1 वेरी गुड एंड 0 -1 एंड 2 गुड। ठीक है, अभी थर्ड आपके पास जो वेक्टर है ये आपके पास 3 2 1 एंड 0, इसको अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा 3 2 1 एंड 0, दिस इज -2 एंड 0, मैं तो बताऊंगा 3 -2 1 एंड 0 -2 1 0। ठीक है, 3 -2 1 एंड 0, तो ये आपके पास इसके कोऑर्डिनेट वेक्टर्स आ गए। तो मैं इन वेक्टर्स के बारे में बोल सकता हूँ कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। कब होंगे? कि जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए। इफ ये वाले वेक्टर 0 2 0 1 एंड 0 -1 1 एंड 2, लास्ट में 3 -2 1 एंड 0 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, देन जो सेट सी हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है इस एग्जांपल में, व्हिच इज दिस, ये जो तीन वेक्टर्स हैं, दिस वन एंड दिस वन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये द सेट आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। जी ये इस चीज से रिलेटेड अभी किसी का कोई क्वेश्चन तरीके का पूछिएगा प्लीज, कि अगर आपको कोई जो वो प्रॉब्लम
में वो पूछ लीजिएगा, ये मत पूछिएगा कि पूछिएगा कि भैया अब ये किस तरह से बन रहा है, ये मैंने आपको बना के बता दिया भाई, इससे ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं आती है। किसी का कोई लॉजिकल क्वेश्चन है कि हम कर क्यों रहे हैं भाई, इसका फायदा क्या है? एक फायदा तो ये है कि लीनियरली इंडिपेंडेंसी आप जो है इस तरह से चेक कर सकते हो, उसको ट्रांसफॉर्म करके उसे कोऑर्डिनेट वेक्टर में, ठीक है ना, चेंज ऑफ बेसिस लगाओ स्टैंडर्ड बेसिस के हिसाब से, चेंज ऑफ बेसिस नहीं सॉरी कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालो उसका अकॉर्डिंग टू द वेक्टर स्पेस की स्टैंडर्ड बेसिस, वो आपको पता होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे मेंशन किए हैं मैंने, ठीक है। हमने इन्हीं वेक्टर स्पेसिस को लेकर काम किया, इसके अलावा हमने कोई उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा वेक्टर स्पेसिस नहीं दिए, जो भी एग्जाम्पल्स डेफिनेशन हमने देखी थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं, ठीक है। एक स्टेप आगे जाने का मतलब ये है कि अब हम देखेंगे कि आपके पास कुछ डिफरेंट, अभी तो स्टैंडर्ड बेसिस में हमने जो है वो कोऑर्डिनेट वेक्टर्स जो है निकालना सीखे, अब हम देखेंगे कि भाई कुछ डिफरेंट टाइप की, अब जरूरी तो नहीं ना आपके पास हमेशा स्टैंडर्ड बेसिस हो, बेसिस आपके पास वो सेट होता है जाहिर सी बात है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स हो, ठीक है ना, और वो आपके पास स्पैन भी करें वेक्टर स्पेस को, तो फिर हम उनको दर्जा देते हैं कि वो बेसिस आपके पास जो है वो वेक्टर्स हैं या बेसिस आपके पास हैं वेक्टर स्पेस की। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे इस तरह की है कि वो स्टैंडर्ड बेसिस में आप काम नहीं कर रहे, अब हम जो है वो देख रहे हैं उनको डिफरेंट बेसिस में। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमारे पास है कोऑर्डिनेट वेक्टर्स इन, इसको मैं नाम ही अलग से दे देता हूँ, कोऑर्डिनेट वेक्टर्स इन weird bases, कोऑर्डिनेट वेक्टर इन weird bases। ये एग्जांपल देखते हैं ताकि आप लोगों को समझ में, weird bases मतलब कि स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, कोई भी बेसिस हो सकती है आपके पास। ये मेरे पास ये एक वेक्टर है 2 + 7x + x², ये वेक्टर है मेरे पास इस वेक्टर स्पेस P2 का, बेसिस मेरे पास इसकी जो है वो दी हुई है इस वेक्टर स्पेस की x + x², 1 + x² एंड 1 + x, ओके, ये बेसिस सेट है आपके पास। अब मुझे इस वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना है 7 + 2x + x² अकॉर्डिंग टू दिस सेट बीटा, तो कोऑर्डिनेट आपके पास वेक्टर क्या बनेगा? अगेन बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या बोलती है कि हमारे पास स्केलर्स ऐसे होने, वो स्केलर्स आपके पास यहाँ पे आएंगे ना, तो हम स्केलर्स फाइंड आउट करेंगे। मतलब इस सेट, इस वेक्टर को इस तरह से लिखेंगे 2 + 7x + x² is equal to α1 times the first vector which is x + x² and plus α2 times the second vector which is 1 + x² plus α3 times 1 + x। अब इस वाली लेफ्ट राइट साइड को आप सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, α1x + α1x² plus α2 plus α2x² plus α3 plus α3x। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास जो कांस्टेंट्स हैं आप उनको एक जगह कर लें, α1 plus α3 प्लस, इसके अलावा आपके पास x वाले जो आपके पास नंबर्स हैं वो दो हैं, तो α1 plus α3 times x। अगर कोई मिस्टेक हो तो मुझे सिंप्लीफिकेशन में बता दीजिएगा। दिस विल बी α1 plus α2 times x²। ये मैंने सही सिंप्लीफिकेशन की है। तो यहाँ से आपके पास अब कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो α1 plus α3 is equals to 2, constant term is equals to constant term, α1 plus α3 is equals to 7, α1 plus α2 is equals to 1। तो ये सिस्टम मेरे पास लीनियर सिस्टम बन गया। यहाँ से α1 α2 α3 की जो वैल्यूज आएंगी वो आप यहाँ पे रख दोगे, तो आपके पास अकॉर्डिंग टू इस वेक्टर की वेक्टर जो है वो कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दीज बेसिस। ओके, ये आपके पास बाय डेफिनेशन हम चीज कर रहे हैं, हम कोई रिजल्ट यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बाय डेफिनेशन अभी अब तक हमने जो भी काम किया है बाय डेफिनेशन को। ये फर्स्ट वाला α2 + α3 नहीं होना चाहिए था जी, बिल्कुल 2 फर्स्ट प्लस कोई मिस्टेक है जी, फर्स्ट वाले में देखिए जरा, बिल्कुल α1 + α3 लिखा हुआ है, α2 + α3 नहीं होना चाहिए था। α1 plus α, तुम बताओ अली क्या बोल रही है? ये जो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, ये जो अलग-अलग है ना, सिर्फ जो अलग-अलग अलग-अलग जो लिखा हुआ है, बिल्कुल ये α1 plus α2 होगा, α2 + α3 होगा। अच्छा α2 plus α3, ठीक है। और कोई और मिस्टेक है? बता दें प्लीज, मिस्टेक्स आप बता सकते हैं, मिस्टेक्स का मसला नहीं है, उस पर मैं कोई काट थोड़ी लूंगा। α1 होगा यहाँ पर और ये α3 होगा, ठीक है। ये वाला क्या होना चाहिए, α1 और α2, तो ये आपके पास चेंज हो जाएगा α2 और α3, राइट। तो ये सिस्टम बना है भाई, इस सिस्टम को आप जो है वो लिख लें 0 1 1 2 1 0 1 7
1 1 0 1। इसका सॉल्यूशन आपके पास क्या आ रहा है मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 3 इज इक्वल टू, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो आपके पास जो अल्फा 1 आ रहा है वो आ रहा है 3, अल्फा 2 आ रहा है -2, अल्फा 4 आ रहा है 4। तो जो इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या हो जाएगा 3 2 -4, 3 and -2 and 4 -2 and 4। This is the coordinate vector of this vector according to these bases। इन बेसिस के हिसाब से आपके पास जो है वो इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर ये बना। ओके, तो मतलब स्टैंडर्ड बेसिस में आपके पास काम करना आसान हो जाता है। और अगर आपके पास कोई डिफरेंट टाइप की बेसिस दे दी जाए, और आपके पास जाहिर सी बात है स्टैंडर्ड बेसिस तो हर मरतबा नहीं दी जाएंगी, जो आपको एग्जाम्पल्स वगैरह करने के लिए दी गई हैं शायद सर ने जो दी हैं चेंज ऑफ बेसिस की, तो वो शायद डिफरेंट होंगी कि स्टैंडर्ड बेसिस में इन्होंने जो है वो ठीक है। लेकिन इस सिस्टम को आप रॉ रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में लाने के बाद, या रॉ एशेलॉन फॉर्म में लाने के बाद RREF रिड्यूस रॉ एशेलॉन फॉर्म में लाने के बाद आप ये स्केलर्स जो आपको मिल जाएंगे। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट वेक्टर होगा इस वेक्टर का अकॉर्डिंग टू दीज बेसिस। नेक्स्ट एग्जांपल, तो ये डिफरेंट बेसिस अगर आपके पास हो तो आप इस तरह से जो है वो देखते हैं इनके अंदर। अब हम देखते हैं चेंज ऑफ बेसिस, राइट। चेंज ऑफ बेसिस, अब हमने ये कोऑर्डिनेट वेक्टर बनाना सीख लिया, काफी इनफ एग्जांपल हमने कर ली। अब हम जो है वो चेंज ऑफ बेसिस देखेंगे अकॉर्डिंग टू द आपके पास दो बेसिस सेट होंगे। दो बेसिस सेट आपके पास इस तरह से होंगे कि एक बेसिस सेट आपके पास दिया हुआ है, दूसरा बेसिस सेट दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड बेसिस है, एक आपके पास जो है वो वियर्ड बेसिस है। वियर्ड बेसिस क्या मतलब है कि स्टैंडर्ड नहीं है। वियर्ड का मतलब यहाँ पे मैं ये जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ इसका मतलब ये है कि वो स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, ठीक है। जैसा भी हमने पीछे एग्जांपल देखी, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से जो है वो एक ऑपरेटर फाइंड आउट कर रहे हैं। एक ऑपरेटर यहाँ पे एक मैट्रिक्स है कि जो कि हमें क्या करेगा कि हम जब वेक्टर पे अप्लाई करें तो वो बेसिस को चेंज कर दें हमारे पास, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली आपके पास वो बेसिस, चेंज ऑफ बेसिस का मतलब ये होता है कि आपके पास जो वो एक मैट्रिक्स आपके पास जो है वो मिल जाए आपको कि वो बेसिस को चेंज कर दे आपके पास वेक्टर उसकी, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म कर दे डिफरेंट बेसिस के अंदर। बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू होता है, लेकिन वो भी आप लोगों ने देखा नहीं है तो उसका जो है वो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता। मुझे डायरेक्टली जो है वो चीज़ों को हिडन रख के जो है बाय डेफिनेशन ही जो है काम करना पड़ा। अदरवाइज तो इस काम को करना बहुत ईजी हो जाता है अगर आप एक स्टेप और आगे होते तो या वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म अगर आपने पढ़ी हुई होती तो उससे बताना बहुत ज्यादा जो है वो सिंपल हो जाता अगर आइसोमॉर्फिज्म का टॉपिक आप लोगों को पता होता या फिर पढ़ाया जाता। तो हम यहाँ पे जो टारगेट कर रहे हैं टॉपिक विच इज चेंज ऑफ बेसिस, ठीक है। तो चेंज ऑफ बेसिस आपके पास किस तरह से होंगे कि आपके पास एक बेसिस से दूसरे बेसिस में आप क्या करोगे, चेंज करोगे। लेट्स से कि आपके पास ट्रांसपेरेंट पाउच, पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। सपोज बी बिया राइटिंग कितनी अच्छी आ रही है यार, वेक्टर स्पेस बेसिस बीटा b1 b2 डॉट 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 bn and c the change of basis matrix from b to c। इसको इस तरह से लिखा जाएगा फ्रॉम बी टू सी का मतलब ये है कि मैट्रिक्स P, ये एरो आ रहा है C की तरफ B से, ठीक है। मैं इस तरह से, जब सर ने क्या नोटेशन यूज की वो आप लोग फिर अपने ध्यान में बिठा दीजिएगा किस नोटेशन के थ्रू आपको काम करना है। लेकिन मैं यहाँ पे ये यूज कर रहा हूँ कि B से चेंज कर रहे हो C में, तो C की तरफ आपके पास B से एरो आ रहा है C में, तो मतलब कि चेंज ऑफ बेसिस फ्रॉम B टू C, सही है। फ्रॉम B टू C इज n क्रॉस n मैट्रिक्स, क्योंकि ये n वेक्टर्स है तो इसलिए n क्रॉस n मैट्रिक्स बनेगा, ओके। अगर ये r वेक्टर्स होते तो ये r क्रॉस r, अगर ये n-1 वेक्टर्स होते तो ये n-1 टाइम्स n-1 मैट्रिक्स होता। इस चीज को ख्याल रखना है, इस चीज का ख्याल रखना। तो n-1 हुज कॉलम r द कोऑर्डिनेट वेक्टर, इसके कॉलम्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट वेक्टर्स होंगे। किसके कोऑर्डिनेट वेक्टर्स, कि ये v1 मेरे पास है वेक्टर, इसको मैं चेंज करूंगा, ये बीटा से उठाया मैंने, इसको मैं अकॉर्डिंगली चेंज करूंगा c के,
मतलब इस वेक्टर को लेके इसकी कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन देखूंगा मैं, कोऑर्डिनेट वेक्टर देखूंगा इसका क्या आ रहा है। दूसरा वेक्टर क्या होगा, v2 c के साथ कोऑर्डिनेट वेक्टर v3, ये भी अब ये चीजें हम करके आ रहे हैं कैलकुलेट, डॉट 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 vn। तो ये जो मेरे पास मैट्रिक्स बनेगा, ये कॉलम वेक्टर्स मेरे पास जो आएंगे, जाहिर सी बात है ये मेरे पास हो जाएगा b मैट्रिक्स p फ्रॉम b टू c। तो ये मेरे पास ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर बेसिकली इसको हम लीनियर ऑपरेटर बोल सकते हैं। दिस इज द चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, ठीक है, ये डेफिनेशन है। अब ये डेफिनेशन आपके पास है, इसका एक थ्योरम हमें देखना है लेकिन वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको कुछ कंप्यूटेशन करवा दूँ। अच्छा, क्वेश्चन वन एग्जाम्पल नंबर 1 बेसिकली दिस एग्जाम्पल इज अबाउट द कंप्यूटिंग अ चेंज of basis matrix। ओके, एग्जाम्पल आपके पास क्या है कि लेट से आपके पास वेक्टर स्पेस जो है वो P2 है और हमारे पास एक B सेट है जो कि बेसिस सेट है, सॉरी B सेट का जो बेसिस सेट है, दिस इज x प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स। और C मेरे पास एक सेट है, दिस इज स्टैंडर्ड बेसिस 1 एक्स एंड एक्स स्क्वायर। ओके, अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है मैट्रिक्स चेंज ऑफ बेसिस का फ्रॉम B टू C। डेफिनेशन क्या बोल रही है कि वेक्टर उठाओ सेट B में से और उसको ट्रांसफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू सेट C। ठीक है, वेक्टर उठाओ कहां से, इस B में से और उसको ट्रांसफॉर्म करो विद रिस्पेक्ट टू C और कॉलम्स के साथ यहाँ पे आप इसको क्या कर दो, प्लेस कर दो। तो मैं यहाँ से वेक्टर उठाऊंगा B से, वेक्टर क्या है मेरे पास x प्लस एक्स स्क्वायर और इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर दूंगा विद C। ये क्या आता है, सेम वेक्टर उठाऊंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसको ट्रांसफॉर्म कर दूंगा विद C। सेम मेरे पास वेक्टर मिलेगा 1 प्लस एक्स, इसको ट्रांसफॉर्म कर दूंगा विद C। तो ये क्या आ जाएंगे मेरे पास फर्स्ट वाला, और ये स्टैंडर्ड बेसिस आपके पास C सेट जो है, ये बहुत सिंपल हो जाएगा करना तो, कि कांस्टेंट 0 है, ये 1 है, ये 1 है, राइट। अब तो ये बात बिल्कुल क्लियर होगी किस तरह से आपके पास ये कोऑर्डिनेट वेक्टर्स बन रहे हैं। सेकंड वाला वेक्टर है 1 प्लस एक्स, यहाँ पे 0 है, एक्स मिसिंग है, तो स्टैंडर्ड बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन जो बनेगा आपके पास उसमें अल्फा 2 0 होगा, राइट। तो अल्फा 1 तो आपके पास 1 होगा, अल्फा 2 0 होगा, अल्फा 3 1 होगा। सेम जब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा तो अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 0 हो जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स मेरे पास बनेगा ये क्या बनेगा आपके पास, जो ऊपर डेफिनेशन आपने देखी, ये आपके पास x प्लस एक्स स्क्वायर विद कोऑर्डिनेट बेसिस, मैंने इसको थोड़ी छोटा बनाऊं इसको थोड़ा सा, 1 मिनट। तो जो ये मैट्रिक्स बनेगा, ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा भाई, पहले मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, x प्लस एक्स स्क्वायर विद c, 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद c एंड 1 प्लस एक्स विद रिस्पेक्ट टू c। कॉलम वेक्टर्स फॉर्म में इनको आप यहाँ पे क्या कर दें, प्लेस कर दें। तो दिस विल बी 0 1 1, this will be 1 0 1 and this will be 1 1 0। so this is change of basis matrix P। okay, कहां से कहां तक, इस B को आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया है इन स्टैंडर्ड बेसिस, जो वियर्ड बेसिस थी उनको आपने C में ट्रांसफॉर्म कर दिया, ये प्रोसीजर यूज करके। ये बात समझ में आ गई, ये बिल्कुल बेसिक एग्जांपल थी, अभी हम आगे और जा रहे हैं और वहां पे जो है वो थोड़ी आड़ी टेढ़ी एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, क्लियर है। किसी का कोई क्वेश्चन है अगर इस एग्जांपल में तो पूछ ले, अभी मैं दोबारा नहीं बोलूंगा पूछने का। आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलें। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, कौन कोई बोल रहा था कुछ। सर 5 मिनट्स ब्रेक ले सकते हैं, अजान का टाइम हो गया है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है 10 मिनट का ब्रेक ले लें आप लोग। वैसे भी ये मीटिंग 15 मिनट बाद एंड हो जाएगी, तो ये जब एंड हो रही होगी तो मैं दोबारा से जो है वो इसी लिंक पे ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से हम इसको अभी यहाँ पे जो है वो स्टॉप कर देता हूँ मैं, फिर इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा जो है वो आप लोग 15 मिनट बाद। ओके, यही लिंक दोबारा स्टार्ट कर दूंगा 15 मिनट बाद। अभी इस इसको भी जो है वो गूगल मीट को भी थोड़ी सी जो है वो छुट्टी देते हैं, ये भी परेशान हो गया है मुझसे बहुत। ओके, तो बिल्कुल 15 मिनट बाद मिलते हैं। अभी 6:35 हो रहे हैं, 6:50 पे हम जो है स्टार्ट करते हैं दोबारा। ओके सर, थैंक यू।
जो भी डिस्कस कर सकते हैं फर्दर. सो द थ्योरम change of basis matrix. So suppose B, set B and set C are the bases of a finite dimensional vector space V, and let P is the change of basis matrix from B to C. Okay, then फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो अभी आपने एग्जाम्पल की उसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास V ये वेक्टर स्पेस, इसकी एग्जाम्पल हम ये ले लेंगे आपके पास कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और B और C आपके पास जो दो सेट्स आपके पास दिए हुए ये आपके पास बेसिस नहीं है इस वेक्टर स्पेस की. आप इनको शो कर सकते हो, ये आपके पास बेसिस सेट आपके पास है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और ये आपके पास जो है वो साथ साथ आपके पास दूसरा आपके पास के स्पैन भी आपके पास पूरे वेक्टर स्पेस को कर रहे हैं, राइट. तो जब ये आपके पास चीज़ें हैं देन आपके पास दो स्टेटमेंट इसके बाद और आपके पास होते हैं देन P, जब ये आप अप्लाई करेंगे इस वेक्टर पे. ओके, ये आपके पास क्या है, कोई वेक्टर आपके पास है वेक्टर स्पेस V का, और जब इस तरह से आप लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है, दिस इज द कोऑर्डिनेट वेक्टर. ठीक है, आपके पास कोऑर्डिनेट वेक्टर है अकॉर्डिंग टू द बेसिस B, यानी कि अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा n इस तरह से. सो ये आपको जो आउटपुट देगा बेसिकली वो वेक्टर V ही होगा लेकिन विद बेसिस C. ओके, जो भी हमने चीज़ कंप्यूट की उसका मतलब ये है. दूसरा B, कि ये आपके पास जो मैट्रिक्स होगा, जो ये ऑपरेटर होगा, ये इन्वर्टेबल होगा, इन्वर्टेबल होगा. और इसका इन्वर्स क्या होगा, जब इसका इन्वर्स आप कंप्यूट करेंगे, ठीक है, तो वो इक्वल होगा बेसिकली P इसकी. तो मतलब कि आपको चेंज ऑफ बेसिस C से B तक अगर आपको चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है तो आप इसका इन्वर्स जब लोगे, इसका इन्वर्स आप लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, राइट. तो ये वाली बात है. और फर्दर मोर दिस इज यूनिक. आपके पास जो ये चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स होगा इज यूनिक. ओके, ये यूनिक होगा फ्रॉम वन बेसिस सेट टू अनदर बेसिस सेट. अगर आप ये ऑपरेटर फाइंड आउट करोगे व्हिच इज चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, ये आपके पास क्या होगा, यूनिक होगा. अब लेट्स से इसी एग्जांपल में ये जो एग्जांपल हमने देखी उसका पहले मैं यहाँ पे नीचे कॉपी कर लूँगा, फिर इसके अंदर मैं एक और चीज़ एक एडिशन करवा रहा हूँ ताकि आपको इस थ्योरम का जो है वो मतलब समझ में आ जाए कि मैं करने के लिए. तो इसके आगे हम यहाँ पे एक और चीज़ देख रहे हैं. अगर मुझे बेसिकली फाइंड आउट करना हो ये इसका इन्वर्स, ये मुझे फाइंड आउट करना हो फ्रॉम टू C, राइट. तो ये बेसिकली बराबर होगा इसके इन्वर्स. तो इसका इन्वर्स अब मैट्रिक्स कंप्यूट कर लिया. इसका इन्वर्स क्या होगा आपके पास मैट्रिक्स का, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ. इन्वर्स आपको कंप्यूट करना आता है, वो हम जो है डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट इज द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे कंप्यूट किया जाता है बाय यूजिंग द रॉ. और मैट्रिक्स आपके पास इन्वर्टेबल कब होगा, जब आपके पास वो रॉ इक्विवेलेंट हो आइडेंटिटी के, तो उसको हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स आपके पास जो है इन्वर्टेबल है, राइट. हमने एग्जांपल भी देखी थी कि हम जो है मैट्रिक्स को इन्वर्स किस तरह से करते हैं. तो जो इसका इन्वर्स आपके पास आएगा बेसिकली इन्वर्स वो होगा ये डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1/2. आप सब कंप्यूट करके चेक कर लीजिएगा. -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1. ये आपके पास जो है वो बेसिकली ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है ये यही है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम. हमने यहाँ पे ये चीज़ देखी कि आपके पास इन्वर्टेबल होगा और इसका इन्वर्स बेसिकली जो है वो इसके बराबर होगा. अगर ये कंडीशंस होल्ड करती हैं कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और आपके पास ये जो दो बेसिस सेट आपको दिए हैं, तो चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स का इन्वर्स जो होगा वो आपके पास इन्वर्टेबल होगा और वो इसके इक्वल होगा.
अब अगर मुझे बेसिकली फाइंड आउट करना है, ये वेक्टर मेरे पास है, वेक्टर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 + 7x + x² विद रिस्पेक्ट टू b। तो अब ये कंप्यूट करना मेरे लिए एज जो है वो थोड़ा सा जो है वो इजी हो गया। लास्ट जब मैंने इसको कंप्यूट किया था तो उसमें आपके पास काफ़ी जो है वो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया था, फिर हमने लीनियर सिस्टम सॉल्व किया था, तो काफ़ी जो है वो इस वेक्टर को हमने यहाँ पे जो है वो जब रिप्रेजेंट किया था इसके कोऑर्डिनेट वेक्टर के अंदर, तो ये हमने यहाँ पे काफ़ी जो है वो कॉम्प्लिकेशन हुई थी, मतलब कि थोड़ा सा जो है प्रोसीजर लेंदी था। अगर आप ये चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेंगे ये, तो इसे प्रोसीजर आपके पास थोड़ा सा जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। जस्ट आपको इस वेक्टर का कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालने के बाद उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और आप जो है वो जो आपको वेक्टर मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा। अब ज़रा देखें, तो ये मुझे फाइंड आउट करना है, इसका मतलब है कि ये है v, राइट। इस वेक्टर को मैं v मार्क करता हूँ, v = 2 + 7x + x², राइट। तो इसके जो मैं कोऑर्डिनेट वेक्टर निकाल लेता हूँ विद स्टैंडर्ड बेसिस, तो 2 + 7x + x² विद c। तो ये क्या बनेगा आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस के हिसाब से, उसको लिखना बहुत सिंपल है, 1x x² है, तो यहाँ आप सिंपली देख सकते हैं दिस विल बी 2 7 and 1, राइट। तो ये होगा, तो ये आपके पास जो फाइंड आउट आपको करना होगा इस वेक्टर को, अब आपको इन बेसिस में आकर जो है वो रिप्रेजेंट करना है अकॉर्डिंग टू दीज बेसिस, इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालना है। तो जस्ट ये आपके पास इक्वल हो जाएगा इस तरह से, ये 2 + 7x + x² विद b will be equals to, इससे आप जो है इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 + 7x + x² विद c को, ठीक है। ये वही आपके पास जो अभी ऊपर हमने चीज़ देखी, क्या कि आप चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स अगर फाइंड आउट कर लेते हैं इस तरह से, तो दिस विल बी, ये आप इस चीज़ को यूज़ कर रहे हो इस थ्योरम वाली, ठीक है। ये आपके पास ये लिखा हुआ स्टेटमेंट ए, राइट। तो सी यहाँ पे स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड बेसिस, तो आपके पास किसी भी कोऑर्डिनेट वेक्टर को लिखना बहुत सिंपल है। तो कैसे करेंगे आप, जस्ट जो आपके पास सारी चीज़ें हैं आप उनको कंप्यूट यहाँ पे कर लें। दिस इज p फ्रॉम c to b, just give me a second, हाँ, b c to b, और वेक्टर हमें यहाँ पे जो रखना है v of c, ये हमें मिल जाएगा v of बीटा। तो ये जो है 2 + 7x + x² विद बीटा, यहाँ पे आपके पास ऑपरेटर कौन सा आएगा, फ्रॉम c to b विच इज दिस वन, ये वाला 1/2 1 - 1 इस तरह से, दिस इज 1/2 -1 1 1 1 1 -1 1 1 -1, राइट। और यहाँ पे मेरे पास कोऑर्डिनेट वेक्टर ये वाला v with c, ये मेरे पास क्या था, ये था हमारे पास 2 7 1, दिस इज 2 7 1। ये आपके पास जो फाइनली चीज बनी है वो बनी है 3 - 2 and 4, तो दिस इज बेसिकली दिस थिंग। जब इसको आप कोऑर्डिनेट वेक्टर इसका लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू बेसिस b, दिस विल बी 3 - 2 and 4, राइट। वेरीफाई भी कर सकते हैं आपके आप इन जो वो इस वेक्टर को इन बेसिस में जब आप जो वो इसके कोऑर्डिनेट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे तो वो ये आएगा 3 - 2 and 4, ओके। तो ये जस्ट आपके पास इस एक रिजल्ट को हमने यूज करके यहाँ पे जो है वो ये चीज़ कंप्यूट कर दी। अब शायद इसका सर ने प्रूफ आपको करवाया था, मुझे नहीं पता इस थ्योरम का, शायद करवाया था क्लास में सर ने, तो एक इस तरह की एग्जांपल। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो है वो चेंज ऑफ बेसिस देखेंगे। अब अभी हमने यहाँ पे काम जो किया था वो स्टैंडर्ड बेसिस में किया था, राइट। यहाँ पे आपके पास एक सी जो था, सी आपके पास जो बेसिस सेट था वो स्टैंडर्ड बेसिस थी इस वेक्टर स्पेस P2 की, राइट।
ये स्टैंडर्ड बेसिस नहीं, स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे इस तरह की एग्जांपल है कि उसमें आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, दोनों आपके पास जो बेसिस हैं वो थोड़ी डिफरेंट है, राइट। तो हम यहाँ पे जो है फाइंड आउट करेंगे। जस्ट मुझे एग्जांपल देखने दें, एक मिनट। एग्जांपल जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं अभी एग्जांपल जो है वो देख रहा हूँ नोट्स में, मुझे नजर नहीं आ रही। यप, मिल गई एग्जांपल। Yeah, so the next example, most probably the last one for today. A vector space V is P2, वही पुरानी बात, और set B basis set is 1 minus x and 2 plus x square and 1 minus x square, and C is x plus 3x square, x 1 minus x plus x square। या सबसे पहले आप यहाँ पे चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स निकालें, विच इज P, ठीक, फ्रॉम B to C। ये क्या होगा जी, कोई बताएगा ये क्या होगा, स्टार्टिंग क्या होगी, करना क्या है यहाँ पे, ये इसकी बाय डेफिनेशन ये क्या चीज थी? हमने चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी, तो उसका मतलब क्या होगा, ये होगा क्या, ये मैट्रिक्स बेसिकली ये होगा ना कि वेक्टर्स में लूंगा बी से, बी सेट से मैं वेक्टर लूंगा और उसका हर एक वेक्टर अकॉर्डिंग टू दीज बेसिस में क्या करूंगा, कोऑर्डिनेट वेक्टर फॉर्म बनाऊंगा, which means this will be 1 minus x with C, and the second vector is 2 plus x square C के साथ, और 1 minus x square C के साथ। ओके ओके जी, ये बात समझ में आ गई आपको? किसी का कोई क्वेश्चन? कोई है भी क्लास में? मैं सिर्फ अकेला सिर्फ दीवारों को पढ़ा रहा हूँ 1 मिनट रुके। ऑनलाइन की क्लास में नहीं है यार, 21 लोग हैं, मुझे मिला के 21 यानी कि टोटल 20। तो जी ये बात समझ में आ रही है? उम्मे अबीहा हैज लेफ्ट द मीटिंग, अशरशा हैज लेफ्ट द मीटिंग, माशाल्लाह 2 बंदे लेफ्ट कर गए। फहद किंग भी लेफ्ट कर गया यार हमें, फहद किंग हैज लेफ्ट द मीटिंग। फहद किंग ये कौन है? मुझे मिलना है इस किंग से, लियारी के किंग। फहद किंग लेफ्ट द मीटिंग यार, ये क्या बात हुई यार? किंग छोड़ के चला गया मैं मीटिंग से यार, ये क्या तरीका है? बाबर दी किंग। अच्छा ये समझ में आया सबके? हाथ कर लेगा। ठीक है, तो अब जरा ये कोऑर्डिनेट वेक्टर जरा फाइंड आउट करें अकॉर्डिंग टू सी। मतलब कि आप ये फाइंड आउट करें, पहले आपको क्या करना है, ये 1 माइनस एक्स सी कोऑर्डिनेट वेक्टर बनेगा ना ऑब्वियसली। कितने इसके अंदर वो होंगे? 3 होंगे ऑब्वियसली, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बेसिस आपके पास कितनी है, 3 है। इस वेक्टर को उठाएंगे, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, सिंपल। अभी जो स्टार्ट सबसे पहले डेफिनेशन ये थी ना कि वेक्टर कौन सा, 1 माइनस एक्स द लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा 1 टाइम्स x plus 3x square and alpha 2 times x and plus alpha 3 times 1 minus x plus x square। तो यहाँ से आपके पास एक लीनियर सिस्टम मिलेगा आपको। ये लेफ्ट राइट हैंड साइड आपके पास जो इसको सिंप्लीफाई कर करा के आपके पास जब कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे आप, तो आपके पास जो लीनियर सिस्टम आएगा, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ आपके पास क्या बन रहा है कि यहाँ से आपके पास आ जाएगा अल्फा 3 इज इक्वल्स टू 1, अगर मैंने सही कंप्यूटेशन की है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1, एंड द थर्ड वन इज, किसी ने कुछ बोला है क्या? नहीं, एंड द थर्ड वन इज 3 अल्फा 1 प्लस
अल्फा 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर मैंने ठीक सॉल्यूशन किया, आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा कि ये लीनियर सिस्टम बनेगा। जब आप कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व करके, ये सबको बात समझ में आ गई होगी। तो इस लीनियर सिस्टम को सॉल्व करना है तो ऑब्वियसली जो बनेगा 0 0 1 1, पहली इक्वेशन लिख दी है 1 1 माइनस 1 माइनस 1 3 0 1 0। आफ्टर रॉ इशेलॉन फॉर्म या रिड्यूस रॉ इशेलॉन फॉर्म के बाद आपके पास अल्फा 1 जो आएगा माइनस 1/3, अल्फा 2 जो आएगा वो 1/3 और अल्फा 3। ये सब आपको खुद वेरीफाई करना है। ये लीनियर सिस्टम आप सॉल्व करवाने के लिए हम नहीं रह गए, हमें आगे भी चीज़ें पढ़ानी है। अब आप लोगों को ये अच्छी तरह से आनी चाहिए चीज़ें, अगर नहीं आती तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता यार। 1/2 एंड 1, ठीक है, ये हो गया एक वेक्टर की। सेम आपके पास सेकंड वेक्टर के लिए आप करेंगे, दिस विल बी 2 + x स्क्वायर विद c। तो ये आपके पास जो बनेगा, मैं फाइनली यहाँ पे बता देता हूँ क्या बनेगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसकी भी आपके पास इस वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे, सारी जो पंचायतें करने के बाद आपके पास जो ये वाला वेक्टर आएगा, कौन सा है ये, 2 + x स्क्वायर, दिस विल बी -1/3। ये भी यही आ रहा है यार, एक मिनट रुको, मैंने गलती तो नहीं की। हाँ नहीं सही है। ये भी आपके पास आएगा -1/3 एंड 10/3 एंड 2, the third vector 1 - x square corresponding to the basis c, this will be -2/3 and 3/5 3rd and 1। तो अभी आपके पास आपको जो मैट्रिक्स मिला from B to C, change of basis matrix, this will be 1/3 half 1 -1/3 2 2/3 5 5 3 and 1। ये मिल गया भाई, ठीक है भाई। ये बात सबके समझ में आ गई। मैंने यहाँ पे स्टेप्स जो है स्किप किए, ये आपको खुद चेक वेरीफाई करना है कि ये ऐसे ही आ रहा है या हो सकता है मैंने मिस्टेक की हो, ये आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटेशनल वाली जो मिस्टेक मुझसे काफ़ी होती रहती हैं। खैर मुझसे मिस्टेक हो सकती है, आप लोगों से ना हो तो बेहतर है। किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? ये लास्ट एग्जांपल थी हमारी वैसे। सही अल्फा वाली चीज वापस से रिपीट कर देंगे। कौन सी अल्फा वाली? ये स्केलर बनाई है जी। जी, तो ये सिस्टम आप सॉल्व करेंगे ना, सिस्टम सॉल्व करना आता है ना आपको? जी जी। ये लीनियर सिस्टम है ना, ये आपके पास कॉलम अल्फा 1 का है, अल्फा 2 का, अल्फा 3 का कॉलम है। जब इस सिस्टम को रिड्यूस रॉ एशेलॉन फॉर्म में लाएंगे, रॉ इंटरचेंज करेंगे और 1 की पिवट कॉलम्स बनाएंगे, यहाँ पे जो भी है इसको आइडेंटिटी बनाना है बेसिकली आपके पास रिड्यूस रॉ एशेलॉन फॉर्म। ये रॉ एशेलॉन फॉर्म के थ्रू आप जब सॉल्यूशन कंप्यूट करेंगे तो आपके पास ये सॉल्यूशन आएगा, राइट? यस। ये आपको खुद करना है, ये मैंने स्टेप स्किप किया है यहाँ पर, ये आप लोगों को खुद करना है। तो ये आपके पास जब स्केलर आ जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास ये सिस्टम हमें यहाँ से मिला था ना, ये हम यहाँ से आए थे। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये यहाँ पे प्लेस करोगे, विच इज, एक मिनट मैं दोबारा बता देता हूँ, 1/3 एंड हाफ एंड 1। तो बेसिकली आपके पास जो राइट साइड आपके पास फिर बनेगी ये 1 - x हो जाएगी, मतलब कि स्केलर्स आपको मिल गए। अब जो कोऑर्डिनेट वेक्टर की डेफिनेशन यही थी ना आपके पास कि वो स्केलर्स ही आपके पास प्लेस करते हो ना आप यहाँ पर, ठीक है ना। अगेन दिस इज ड्यू टू दी वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। ये P2 आइसोमॉर्फिक होता है R3 के, इस वजह से ये ऐसा है। अब जब भी P2 का आप कोई जो वो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे तो वो R2 पे आपके पास जो है वो आपको, R3 पे आपके पास जो है वो आपको मिल रहा होगा, क्योंकि R3 के आइसोमॉर्फिक है। अगेन वो हमने टॉपिक नहीं पढ़ा, तो वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म इज अ बिग थिंग जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद आपके पास एक पूरा जो है वो एक आप लोगों के जहन में पूरा मैप बनता है। वो शायद हम पढ़ें, शायद मुझे कंफर्म नहीं है सर पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन ये वजह ये है इसकी कि ऐसे आपके पास जो है वो हो रही है, ठीक है। जी, अब इसका आप अगर इन्वर्स कंप्यूट कर लेंगे, हम बाय थ्योरम हमने देखा कि ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, राइट? ये यूनिक है। अगर ये बेसिस इस बेसिस में आ रहा है तो ये आपके पास ऑपरेटर यूनिक होगा, दिस इज यूनिक। इसका इन्वर्स भी यूनिक होगा ऑब्वियसली। जब इसका इन्वर्स आप निकालोगे सो दिस इज बेसिकली दिस ऑपरेटर फ्रॉम सी। और बाकी आप चीज़ें जो है वो पिछले एग्जांपल से रिलेट कर सकते हो, सारी आपके पास जो है वो कहानी वही है आपके पास। तो अब ये R2 R3 के लिए करना बहुत सिंपल हो जाएगा, आप लोगों को समझ में आ गया आपके पास। ऐसी बात है, कोऑर्डिनेट वेक्टर किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, और कोऑर्डिनेट वेक्टर्स अगर आपके पास एक बेसिस से दूसरी बेसिस में जाना हो तो कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स कैसे बनता है, जो कि P आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री था। ये वाला P सर ने जो स्लाइड्स में लिखा था,
तो काफी लोगों ने पर्सनली मैसेज जो है वो करना शुरू कर दिया था कि भाई ये क्या चीज है, ये कौन सा मजाक है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, फ्रॉम बी टू सी या सी टू बी, जो भी उन्होंने वहाँ पे इस तरह से लिखा था, या कुछ और नोटेशन उन्होंने यूज की थी, शायद इस तरह से लिखा हो। तो ये आपके पास, आपको समझ में आ गया कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक हो गया? सर जी जी ट्रांजिशन मैट्रिक्स में बी टू सी जाते हैं या सी टू बी जाते हैं? जी, ये तो डिपेंड करता है ना कि आपको चेंज ऑफ बेसिस फ्रॉम बी टू सी करना है या सी टू बी करना है। नहीं तो कभी इसमें एक इनवर्स भी आते हैं ना, इनवर्स करते हैं, कभी हम बी से गया तो इनवर्स लगाते हैं या हाँ तो बताया तो है मैंने, इन्वर्स करते हैं कैसे करते हैं यार। अगर आपने एक साइड वाला फाइंड कर लिया, सुन लो इधर सुन लो, जी जी या आपने अगर ये फाइंड आउट कर लिया फ्रॉम सी टू बी, आपने जो है वो कन्वर्ट कर दिया, बेसिस सी से बेसिस बी में आपने मैट्रिक्स आपने कन्वर्ट कर दिया, तो जो इसका इन्वर्स होगा वो हो जाएगा आपके पास बी से सी, ये है रिलेशन। और जो इसका इन्वर्स होगा वो ऑब्वियसली आपके पास ये वाला होगा, एक दूसरे के इन्वर्स हैं दोनों। ऊपर एक थ्योरम स्टेट मैंने किया है, वो रिजल्ट देखो एक मरतबा फिर यार। ठीक है सर, थैंक यू। ये रिजल्ट देखो, थैंक यू सर। ये इन्वर्सेबल होगा और इसका इन्वर्स आपके पास ये होगा फ्रॉम बी टू, अगर बी टू सी आपने बना लिया ना ट्रांजिशन मैट्रिक्स, तो आप सी टू बी भी निकाल सकते हो उसका इन्वर्स लेके। जस्ट एग्जांपल भी हम यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है सर। जी, किसी का कोई और क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें प्लीज। मैं आप लोगों को ये एक्सरसाइज सेट दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग उसको ट्राई करें, सही है। मीन्स कि उसमें जो है वो कुछ कोऑर्डिनेट वेक्टर फाइंड आउट करने हैं, और दूसरा आपके पास फिर उसमें जो है वो इस तरह से करना है कि भाई चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हैं, वो 2 आप जो है वो ट्राई करके देखिएगा, मैं भी ग्रुप में सेंड कर दूंगा बस 5 मिनट के अंदर। अच्छा हुजैफा, आपने जो है वो रिकॉर्डिंग अगर की है तो आप प्लीज़ जो है वो मुझे जो है वो सेंड कर दीजिएगा ये दोनों, ओके। अभी क्लास जब खत्म हो तो आप मेरा ईमेल मुझे मैसेज करें, मैं अभी ईमेल आपको सेंड करता हूँ, आप उस पर जो है ड्राइव पे डाल के ड्राइव पे अपलोड करके या फिर मुझे शेयर कर दें, या फिर जिस तरह से आप चाहें मुझे शेयर कर दीजिएगा। फिर मैं जो कि ट्यूटोरियल में नहीं थे उनके लिए जो है क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, तो वो बाद में देख सकते हैं, ओके। तो फिलहाल के लिए इतना ही, ओके। अच्छा, कल पहला रोज़ा है या फिर चांद नज़र आया किसी को, या कोई मौसूल हुई किसी को कोई इत्तला रोजे की? नहीं देखी तो कल ही देखेंगे। आज देखने नहीं बैठे चांद? आज देखने तो बैठे लेकिन आज तो देखे कल को कल ही। ओके, सो फिलहाल के लिए इतना ही, इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं। खुदा हाफिज़। तो पार्को वालों ने कह दिया। अच्छा, लगा तो नहीं देखा।